हाँ, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 16। जोआना ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत राहुल के पूरे शरीर पर फैली चोटों को देख लिया। उसने एले को इग्नोर किया और जल्दी से राहुल की तरफ बढ़ी। ये क्लिनिक जोआना के परिवार का था। आमतौर पर उसके पापा क्लिनिक में नहीं रहते थे, इसलिए सारा काम जोआना ही संभालती थी। जोआना ने एक कुर्सी निकाली और राहुल को बैठने को कहा। फिर चिंता से पूछा, क्या तुम किसी से लड़ाई कर आए? इतनी सारी चोटें कैसे लगीं? राहुल ने चरण की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। दूसरों की मदद करने गए और खुद पीट खाकर आए, ये बात कहना बहुत शर्मनाक था। राहुल ने फैसला किया कि वो कुछ नहीं बताएगा। एले आगे बढ़ आए और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, लगता है तू पहले से प्लान करके आया था। तुझे ये जगह भी पता थी? एले, अपनी जुबान संभाल। चरण गुस्से में राहुल और एले के बीच आ गया और बोला, मैं राहुल को यहाँ लाया हूँ। तुझे कोई समस्या है क्या? भले ही वे भाई बहन थे, लेकिन इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इससे एले का राहुल के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुर्राकर बड़बड़ाया, गद्दार, जब तुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी तब बहन कहकर कितना प्यार से बुलाता था। चरण ने उसे घूरा और इग्नोर कर दिया। वो जोआना की तरफ मुड़ा और बोला, जोआना, कृपया राहुल की चोटों का इलाज कर दो। इसे बुरी तरह पीटा गया है। जोआना ने सिर हिलाया। राहुल की चोटों को देखकर वो लंबी आह भरी। शरीर पर पड़ी चोटों से साफ पता चल रहा था कि दुश्मन बहुत क्रूर था और उसने पूरी ताकत से मारा था। जोआना को राहुल का बहुत अच्छा इंप्रेशन था। भले ही वो अमीर नहीं था, लेकिन वो सीधा सादा और ईमानदार था। राहुल की चोटें देखकर जोआना के मन में बिना वजह थोड़ी परेशानी होने लगी। एले फिर से तंज कसते हुए बोली, मैंने तुझे ज्यादा समझ लिया था। अब जोआना पर निर्भर हो गया है। जूतों के पैसे भी नहीं चुकाए और अब उससे इलाज करवाना चाहता है। शर्म आनी चाहिए। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने जोआना की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया जोआना, ठीक है, मैं बेहतर हूँगा। कहकर राहुल ने चरण को इशारा किया और जाने लगा। अरे, इतनी चोटों के साथ कहाँ जा रहे हो? जोआना ने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ लिया और बोली, उसकी बात पर ध्यान मत दे। मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ और कुछ दवा दे देती हूँ। जोआना ने राहुल को हल्के से मुस्कुराते हुए देखा और दवा लेने चली गई। ये बातें राहुल के दिल को छू गईं। वो बिना कुछ कहे वापस बैठ गया। लेकिन इससे एले और ज्यादा भड़क गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो उसकी रिश्तेदार और दूसरी उसकी 7-8 साल की सबसे अच्छी दोस्त दोनों क्यों राहुल के पक्ष में हैं। इस गरीब लड़के में आखिर क्या खास है? खासकर जोआना के लिए एले को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। और एले को लगा कि जब जोआना राहुल को देखती है तो उसकी आंखों में कुछ और भाव भी है। जितना ज्यादा वो सोचती, उतना ही उसे घिन और जलन होने लगती। उनका रिश्ता अब पानी और आग, चूहा और बिल्ली जैसा हो गया था। जोआना ने राहुल की चोटों का इलाज किया और कुछ दवाइयां दी। सलाह देने के बाद वो थोड़ी देर सोचती रही और फिर पूछा, बहुत देर हो गई है, क्या तुम लोग खाना खा चुके हो? जोआना सच में बहुत अच्छी और विचारशील लड़की थी। राहुल ने बार बार सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, हम खा चुके हैं। शुक्रिया जोआना, लेकिन एक बात है। राहुल शर्मिंदा था क्योंकि उसके पास जेब में पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था कि पहले पूछ ले, फिर सोमवार को जोआना को पैसे लौटा देगा। क्या कहना चाहते हो? जोआना ने राहुल की तरफ देखकर पूछा। राहुल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो, आज मैं पैसे लेकर नहीं आया था, इसलिए इलाज का खर्च अगली बार दे दूंगा, ठीक है? राहुल को डर था कि जोआना मना कर देगी, इसलिए वो जल्दी से बोला, क्या मैं ये जूते यहीं रख दूं? मैं सोमवार को इलाज का खर्च और जूतों के पैसे दोनों दे दूंगा। राहुल ने जोआना को गंभीर चेहरे से देखा। वो किसी का भी उधार नहीं रखना चाहता था। गरीब होने पर भी उसने कभी किसी का उधार नहीं रखा था। अब जब उसके पास पैसे हैं तो वो और भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जब वो बोल चुका तो जोआना बस हल्के से मुस्कुरा दी। जब वो मुस्कुराई तो उसके गालों पर डिंपल बहुत प्यारे लग रहे थे। अरे राहुल, तू क्या बोल रहा है? हम दोस्त हैं। क्यों? क्या जोआना ने तुम्हें ये जूते खरीदे थे? चरण को बहुत हैरानी हुई क्योंकि राहुल के पास इतने अच्छे जूते कैसे आए थे। उस वक्त तो वो भी सोच रहा था कि ये राहुल को किसी अमीर औरत द्वारा दिया गया रखेल होने का सबूत है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जूते जोआना ने राहुल को खरीद कर दिए थे। पहले तो चरण पूछना चाहता था कि क्या हुआ है।
आखिर ये हजारों रुपए के जूते थे। क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है? लेकिन तभी एले ने बीच में टोक दिया। राहुल, तुझे शर्म नहीं आती? तू ये कैसे कह सकता है? राहुल गाली सुनकर चौंक गया। फिर उसने एले को आगे बोलते सुना। तूने मुझे बहुत हैरान कर दिया। हाँ, तू जूतों को गिरवी रखना भी चाहता है। भूल मत जा कि ये जूते जोआना ने खरीदे थे। तू बहुत चालाक है, जो किसी और ने खरीदा उसे गिरवी रखकर पैसे वापस करने की बात कर रहा है। तुझे क्या हो गया है, गरीब कमीने? एले की बात सुनकर राहुल को अचानक सब समझ आ गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसे सिर्फ इतना लगा था कि इलाज का खर्च बिना चुकाए जाना ठीक नहीं। और गिरवी रखने लायक सिर्फ ये जूते ही थे। वैसे भी उसे जोआना को जूतों के पैसे लौटाने ही थे। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने जोआना की तरफ देखा। उसे डर था कि जोआना भी इस बात से नाराज हो जाएगी। क्या मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? मैं कॉलेज जाकर पैसे ले आता हूं, राहुल ने सुझाव दिया। ये तो भागने का बहाना है। तेरे पास पैसे कहाँ हैं? क्या तू सच में सोचता है कि हम तुझे नहीं जानते? तू हमें घुमा रहा है। एले राहुल से और ज्यादा नफरत करने लगी। वो लगातार उसकी गरीबी का जिक्र करती रही। राहुल को थोड़ा बुरा लग रहा था। लगता था एले ने उसे शुरू से लेकर अंत तक गरीब शब्द से बांध रखा है। उसके कड़े शब्दों ने राहुल को थोड़ा गुस्सा भी दिला दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल को अचानक वो घड़ी याद आ गई जो मेघना ने कल उसे दी थी। बिना सोचे राहुल ने घड़ी उतारी और टेबल पर पटक दी। जोआना, मैं अपनी घड़ी यहीं रखता हूँ। कृपया आधा घंटा इंतजार कर लेना। मैं जरूर वापस आकर पैसे दे दूंगा। अगर राहुल ने ऐसा नहीं किया होता तो लगभग किसी का भी ध्यान उस घड़ी पर नहीं जाता। जैसे ही डिलन ने घड़ी देखी, जो अब तक चुप था, अचानक उसकी आंखें फैल गईं। दाम भाई, ये गोल्ड वॉच तूने कहाँ से ली? सीरियस? एले भी घड़ी देखकर हैरान रह गई और थोड़ी चौंक गई। ये कम से कम दसियों हजार रुपए की गोल्ड वॉच थी। पूरी तरह लग्जरी आइटम। राहुल के पास ऐसी घड़ी कैसे हो सकती है? एले ने होंठ सिकोड़कर कहा। भले ही असली हो, ये चोरी की या उठाई हुई होगी। जोआना, तू इसे मत लेना। क्या पता सच में चोरी की हुई हो। ये सुनकर जोआना ने एले को घूरा। वो इतनी नाराज हो गई कि चिल्लाकर बोली, बंद कर अपनी बात। एले, तुझे क्या हो गया है? क्या तू हर किसी के बारे में सबसे बुरा ही सोचती है? क्या तू चाहती है कि पुलिस मुझे पकड़ ले या क्या? जोआना ने घड़ी अपनी बैग में रख ली। राहुल ने सिर हिलाया और क्लिनिक से बाहर निकल गया। चरण ने एले की तरफ गुस्से से देखा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द निकल गया और डिलन के साथ राहुल के पीछे दौड़ पड़ा। राहुल बाहर निकला और कॉलेज वापस जाने के लिए टैक्सी रोकने वाला था। उसने जोआना से आधे घंटे में वापस आने का वादा किया था। जैसे ही उसकी नज़र सड़क पर पड़ी, वो हैरान रह गया। मेघना की मर्सिडीज बेंस वहां खड़ी थी। मर्सिडीज की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और जैसे ही मेघना ने राहुल को देखा, वो राहत की सांस लेने लगी। चैप्टर 17। राहुल एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर वो तेजी से मेघना की तरफ दौड़ पड़ा। राहुल को देखते ही मेघना भी कार से जल्दी से उतर आई। माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है, मेघना सड़क के किनारे खड़ी कांपते हुए बोली। राहुल की चोटें देखकर वो थोड़ा झुक गई और बोली, कृपया। इस बार मेघना अपनी बात पूरी करने से पहले ही राहुल ने बीच में टोक दिया। राहुल बोला, कोई बात नहीं। मेघना ने भौहें सिकोड़ी और बोली, क्या कोई जरूरी काम है? अगर बहुत जरूरी नहीं है तो कृपया मेरे साथ चलिए। राहुल ने मेघना के चेहरे पर गंभीरता देखी और मन ही मन सोचने लगा कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहती है। राहुल ने पीछे मुड़कर सड़क के उस पार जोआना के परिवार के क्लिनिक की तरफ देखा। वो अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था और फिर से हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। लेकिन जब उसने मेघना के चेहरे पर घबराहट और जरूरत का भाव देखा तो उसे अचानक लगा कि कुछ गंभीर बात हो गई है। राहुल ने एक पल सोचा और बोला, चलो। मेघना इतनी जल्दी मुझे ढूंढने आए है, शायद कोई बहुत जरूरी बात है। राहुल ने सोचा, खैर अभी भी आधा घंटा बचा है। चलो, राहुल ने हल्के से कहा। फिर मेघना ने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे ही कार चली गई, चरण और देव क्लिनिक से बाहर भागकर निकले। लेकिन दोनों ने खाली सड़क देखकर एक दूसरे को देखा। अरे भगवान, इस बार राहुल सच में बहुत गुस्सा हो जाएगा। देव ने आह भरी। चरण ने क्लिनिक की तरफ घूरकर गुस्से से कहा, एले को अभी क्या हो गया है? वो पागल हो गई है। जितना ज्यादा चरण सोचता, उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता था। वो सच में एले को बताना चाहता था कि जब बिल का पैसा कम पड़ गया था तो राहुल ने समय पर पैसे ट्रांसफर करके मदद की थी। लेकिन फिर उसने शांत होकर सोचा, भले ही मैं कह दूं, एले फिर भी यकीन नहीं करेगी। क्या बेवकूफ लड़की है। जब भी राहुल की बात आती है तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करती। चलो, चलते हैं। चरण ने आह भरी और मुड़कर चला गया। लेकिन वो सोच रहा था कि एले का राहुल के प्रति बहुत गहरा गलतफहमी है। एक तरफ उसका दोस्त और दूसरी तरफ उसकी बहन, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। उसके लिए ये बहुत मुश्किल स्थिति थी। फिर आगे क्या करना चाहिए? इधर क्लिनिक में जोआना ने वो सामान पैक किया जो उसने अभी राहुल की चोटों पर लगाया था, लेकिन उसका चेहरा लगातार उदास बना हुआ था।
वो इस वक्त एले से थोड़ी नाराज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एले राहुल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। एले ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो राहुल से बहुत नफरत करती थी। उसके हिसाब से चूंकि जोआना उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए भले ही वो राहुल से नफरत न करे, फिर भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो अपनी दोस्त जोआना को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास ज्यादा करीबी दोस्त नहीं थे। एले ने इस स्थिति में थोड़ी देर सोचा। अगर वो जोआना और राहुल के बीच कुछ गलतफहमी पैदा कर दे तो जोआना निश्चित रूप से उसके पास वापस आ जाएगी। एले सोच ही रही थी कि अचानक उसे राहुल की घड़ी याद आ गई। हालांकि जोआना ने घड़ी अपनी बैग में रख ली थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। घड़ी का आधा हिस्सा अभी भी बाहर निकला हुआ था। एले ने अंदर झांका और देखा कि जोआना अभी वापस नहीं आई है। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने घड़ी अपनी जेब में डाल ली। लगभग उसी समय जोआना भी अंदर चली आई। उसने एले की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। एले इस वक्त बहुत घबरा रही थी। उसने जोआना की तरफ देखकर पूछा, जोआना, मैंने सुना है कि बुधवार को एम्पायर होटल में एक स्टार पार्टी है। क्या तू जाना चाहती है? अगर तू। एले अपनी बात पूरी करने से पहले ही जोआना ने बीच में टोक दिया। मैं नहीं जा रही। जोआना का स्वर सख्त था और उसने पूरी तरह मना कर दिया, जिससे एले को लगा जैसे वो किसी ठंडे व्यक्ति को ज्यादा उत्साह दिखा रही हो। एले जानती थी कि वो स्टार पार्टी बहुत एलिट है और उसमें जाने वाले लोग लखनऊ में बहुत मशहूर हैं। एले के परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि उसके पापा एम्पायर होटल के एक मैनेजर से काफी अच्छे संबंध रखते थे। संयोग से वो मैनेजर इनविटेशन कार्ड्स बांटने का काम संभालता था, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा टिक्स दिलवाना उसके लिए सिर्फ कुछ शब्दों की बात थी। एले गुस्से से मुंह फुलाकर बड़बड़ाए, हम्फ, तुझे कुछ नहीं पता। क्या तुझे पता है कि ये पार्टी कितनी सुपीरियर है? जो लोग वहां जा सकते हैं वे या तो अमीर हैं या सम्मानित। तू सच में मौकों की कद्र नहीं जानती। एले के हिसाब से जोआना इतनी खूबसूरत है, उसे ऐसी पार्टियों में ज्यादा जाना चाहिए। कौन जानता है कि शायद कोई अमीर लड़का मिल जाए और वो उससे शादी कर ले। लेकिन जोआना ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसने एले की तरफ देखा भी नहीं और ठंडे स्वर में बोली, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एले की बात सुनकर जोआना ने दांत पीस लिए। तुम और वो गरीब लूजर राहुल एकदम मैचिंग जोड़ी हो, बोलकर एले गुस्से में क्लिनिक से बाहर निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोआना को अपनी भलाई का अंदाजा भी नहीं है। वो तो बस अच्छी नीयत से कह रही थी। जोआना के खूबसूरत चेहरे और अच्छी फिगर को देखते हुए किसी अमीर परिवार के लड़के को पाना उसके लिए बहुत आसान था। लेकिन वो खुद की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही थी, जिससे एले को बहुत दुख हो रहा था। अगर तुझे राहुल पसंद है तो क्या कर लेगी? हाँ, भले ही राहुल गरीब है लेकिन वो अच्छा है। मेरे लिए इतना काफी है। जोआना की बात खत्म होते ही एले क्लिनिक से बाहर निकल चुकी थी। अपनी बात समझते ही जोआना का चेहरा लाल हो गया। राहुल का ख्याल आते ही उसे थोड़ी उत्सुकता महसूस होने लगी। जोआना ने अपना सीना पीटा और दिल धड़कने लगा। वो मन ही मन खुद को डांट रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। युवा मालिक राहुल, क्या हम अभी इन दोनों को संभाल लें? मेघना ने पूछा और उन दो युवकों की तरफ इशारा किया। राहुल ने एक पल हिचकिचाया। मेघना सोच रही थी कि शायद वो मान गए हैं, लेकिन अचानक राहुल ने कहा, छोड़ दो, इन्हें जाने दो। मेघना न सिर्फ हैरान रह गई, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग भी स्तब्ध थे। सच तो ये था कि इन लोगों ने मल्होत्रा परिवार के कई युवा मालिकों को देखा था। जब भी कोई उनसे बदतमीजी करता, वे अपने दुश्मनों को खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। राहुल को बुरी तरह पीटा गया था, फिर भी वो कह रहा था कि इन्हें छोड़ दो। असल में राहुल को इनसे नफरत नहीं थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने हाँ कह दिया तो दो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ये बात उससे जुड़ी नहीं लग रही थी और ये लोग सजा के हकदार भी थे क्योंकि उन्होंने पहले उसे छेड़ा था। लेकिन आखिरकार उसे इस मानसिक बोझ को उठाना पड़ता। राहुल नहीं चाहता था कि वो ये बोझ अपनी पूरी जिंदगी ढोए। राहुल ने बोल दिया था, इसलिए मेघना कुछ नहीं कह सकी। उसने हाथ हिलाया और दो मजबूत आदमियों को इशारा किया कि दोनों बदसूरत युवकों को बाहर घसीट कर ले जाएं। मेघना ने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, युवा मालिक राहुल, ये सब श्री मल्होत्रा के सबसे विश्वसनीय लोग हैं। संयोग से ये सब आपको देखना भी चाहते थे। इसके अलावा बुधवार को उन्होंने एम्पायर होटल में आपके सम्मान में एक पार्टी भी आयोजित की है। राहुल ने उन लोगों को देखा। वे समाज के एलिट लग रहे थे और चूंकि वे सब उसकी असली पहचान जानते थे, इसलिए साफ था कि ये उसके पिता के सबसे करीबी लोग हैं। अगर वो पार्टी में न गया तो ये लोग जरूर निराश होंगे। राहुल ने सिर हिलाया। मेघना तुरंत मुस्कुराए और बोली, ठीक है, बुधवार दोपहर को मैं आपको लेने आ जाऊंगी। ये सुनकर राहुल ने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। राहुल अब और ज्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाना चाहता था। अभी सब उसे रखेल कह रहे थे। अगर मेघना फिर से आई तो बात और मुश्किल हो जाएगी। मेघना ने एक पल सोचा। जब उसे लगा कि राहुल सच में अकेले जाना चाहता है, तो उसने एक गोल्ड इनविटेशन कार्ड निकाला और सम्मान से राहुल को देते हुए बोली, ठीक है युवा मालिक राहुल, ये इनविटेशन कार्ड ले लीजिए।
जब आप पहुंचेंगे तो मैं नीचे मिलूंगी। राहुल ने सिर हिलाया और उस बेहद खूबसूरत इनविटेशन कार्ड को देखा। उसे हैरानी हुई कि कार्ड पर सोने का फॉइल चढ़ा हुआ था। राहुल मन ही मन सोचने लगा कि इतना छोटा सा इनविटेशन कार्ड भी कितना शानदार है। राहुल ने कार्ड रख लिया, मेघना की तरफ देखा और पूछा, क्या और कुछ है? अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले लौट जाता हूँ। इस वक्त राहुल अभी भी जोआना को पैसे देने के बारे में सोच रहा था। राहुल को इतनी जल्दी में देखकर मेघना ने सिर हिलाया और उसे नीचे ले गई। जैसे ही वे कार में बैठे, मेघना ने एक क्रेडिट कार्ड और एक नया मोबाइल फोन निकाला और राहुल को देते हुए बोली, युवा मालिक राहुल, ये आपका कार्ड और नया मोबाइल फोन है। राहुल ने अपना पुराना कार्ड निकाला, लेकिन नया फोन देखकर वो हैरान रह गया। हालांकि ये आईफोन था, लेकिन उसने पहले कभी इस मॉडल को नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें एप्पल का मूल लोगो काटे हुए सेब नहीं था। उसकी जगह मल्होत्रा परिवार का ड्रैगन आकार का बैज लगा हुआ था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि फ़ोन पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था और उसका टच और फील बाजार के किसी भी दूसरे फ़ोन से ज़्यादा स्मूथ और सिल्की था। मेघना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये मल्होत्रा परिवार और ब्रांड कंपनी का स्पेशल कस्टम वर्जन है, बाजार में उपलब्ध सामान्य फ़ोन नहीं। इसकी परफॉर्मेंस और प्राइवेसी बाजार के फ़ोनों से कहीं बेहतर है। राहुल थोड़ा हैरान था, ये तो बहुत महंगा होगा ना? कोई बात नहीं, ये सिर्फ 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा का है। राहुल इतना हैरान था कि उसे सच में कुछ नया सीखने को मिला। अमीर होना सच में बहुत अच्छा है, पैसे से तुम जो चाहो कर सकते हो। राहुल को इस मोबाइल कंपनी का नाम पहले भी सुना था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया था जिसकी वैल्यू अरबों रुपए थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों में काटे हुए सेब का आइडिया रखने से मना कर दिया था। लेकिन लोगो तो ब्रांड का चेहरा होता है। अगर कोई चेहरा ही न रखे तो ब्रांड की इज्जत कहाँ रहती है? मल्होत्रा परिवार के कस्टम वर्जन में लोगों को मल्होत्रा परिवार का प्रतीक बना दिया गया था। इससे साफ पता चलता था कि मल्होत्रा परिवार कितना ताकतवर है। लगभग 10 मिनट बाद जब मेघना ने कार जोआना के क्लिनिक के सामने पार्क की, तो क्लिनिक के पर्दे गिर चुके थे। राहुल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि इस बार भी वो जोआना से किया वादा तोड़ गया। छोड़ो, कल सुबह कोई मौका ढूंढकर पैसे लौटा दूंगा। राहुल ने मेघना से कहा कि उसे कॉलेज छोड़ दे। जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचा, चरण और देव तुरंत उसे घेर लिया। राहुल, तू कहाँ चला गया था? तू बाहर निकला तो हम भी तेरा पीछा करते आए, लेकिन काफी देर तक तुझे कहीं नहीं दिखा। चरण साफ तौर पर थोड़ा परेशान था। उसे डर था कि राहुल शर्मिंदगी की वजह से कोई गलत कदम न उठा ले। हम तुझे ढूंढ नहीं पाए। हम कॉलेज लौट आए और देखा कि तू हॉस्टल रूम में भी नहीं है। तू कहाँ था? हम तेरी बहुत चिंता कर रहे थे। राहुल मुस्कुराया और बोला कि वो ठीक है। चरण ने बताया कि जोआना के पापा ने फोन करके उसे घर बुला लिया था। राहुल ने हम कहा और इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो नहाने धोने गया और सो गया। जैसे ही राहुल ने आंखें बंद की, डिलन अचानक चिल्लाया, दाम, देखो। डिलन की आवाज इतनी तेज थी कि राहुल की नींद जो अभी शुरू ही हुई थी, पूरी तरह खराब हो गई। राहुल सुस्ती से उठा और पूछा, क्या हुआ? क्या आसमान गिर पड़ा है? डिलन ने सिर हिलाया और थोड़े गुस्से के साथ बोला, स्कूल का लाइव प्रोग्राम चेक कर। जेनिफर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। राहुल ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। आज हॉटपॉट रेस्टोरेंट वाली घटना से उसे जेनिफर से बहुत नफरत हो गई थी। उसे उसका लाइव प्रोग्राम देखने का भी मूड नहीं था। लेकिन जैसे ही राहुल लेटा, उसे चरण की चीख सुनाई दी, दाम, ये एंडी हमारे बारे में प्रोग्राम में गाली दे रही है। राहुल को फिर जबरन उठाया गया और डिलन के मोबाइल फोन के सामने खड़ा कर दिया गया। प्रोग्राम रूम में जेनिफर बहुत फैशनेबल और सेक्सी अंदाज में थी। उसने सिर्फ एक सफेद टाइट शर्ट पहनी थी और नेकलाइन के 3 बटन खुले थे। उसकी गोरी त्वचा और छाती फिटर के साथ लगभग बाहर आने को तैयार थी। इस वक्त जेनिफर लगातार बोल रही थी और उसके शब्दों में भरपूर व्यंग्य था। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लूजर नहीं देखा। ऐसे लूजर भी हमें महंगा समझते हैं। क्या तुम लोगों को ये मजेदार नहीं लगता? राहुल शुरुआत से नहीं देख रहा था, लेकिन वो समझ गया कि वो उसी की बात कर रही है। राहुल को ये उम्मीद नहीं थी कि जेनिफर उस वक्त सिर्फ ताने ही नहीं मार रही थी, बल्कि अब लाइव प्रोग्राम में भी उसे मजाक बना रही है। वो सच में बहुत घटिया लड़की थी। हक, ये रहा एंडी। मैं कमेंट्स में जाकर इसे गाली दूंगा। चरण गुस्से में अपना फोन निकालने लगा कि ब्रॉडकास्ट रूम में घुसकर गालियां दे। लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, क्या तू पागल है? ये लाइव ब्रॉडकास्ट हमारे स्कूल का है। अगर तू गाली देगा तो सब जान जाएंगे कि तूने किया है। इस लड़की के लाइव प्रोग्राम को देख सारे दर्शक अमीर हैं। अगर तू ऐसा करेगा तो वे तुझे बुरी तरह परेशान करेंगे। राहुल की बात खत्म होते ही प्रोग्राम में एक चमकदार कमेंट आया, जेनिफर, गुस्सा मत करो। अगर तुम सच में उन गरीब लोगों से नफरत करती हो तो मैं किसी को भेजकर उन्हें पिटवा दूंगा। कमेंट भेजते ही उस व्यक्ति ने एक वर्चुअल गिफ्ट, एक प्राइवेट यॉट भेज दिया। जैसे ही यॉट भेजा गया, जेनिफर जोर से हंसी और सीधे शुक्रिया कहा।
जेनिफर का परिवार भी काफी अमीर था, इसलिए वो ऐसे तोहफे ठुकराने वाली नहीं थी। और एक यॉट की कीमत 1,000 रुपये है। साफ था कि वो व्यक्ति अमीर था। सच में, लड़कियों को खुश करने के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब चरण को समझ आ गया कि राहुल क्या कहना चाहता था। अगर वो सच में गाली दे देगा तो बाद में उसे बुरी तरह परेशान किया जाएगा। तो क्या हम बस सहते रहें? दाम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चरण स्क्रीन पर जेनिफर को गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे मार डालना चाहता हो। राहुल मुस्कुराया। नेचुरली वो इसे ऐसे नहीं सहने वाला था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल बिस्तर पर चढ़ गया और अपने नए फोन पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड किया। फिर उसने चुपचाप एक अकाउंट बनाया और सीधे 1,00,000 रुपये चार्ज कर दिए। चैप्टर 19। वास्तव में, जिस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जेनिफर आई थी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ जूनियर्स ने ही बनाया था। लेकिन उनके पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ यूनिवर्सिटी के अलुमनी क्लब तक सीमित रखा था। लेकिन आज एक खास दिन था और स्टार्टअप टीम को कथित तौर पर निवेश मिल गया था, इसलिए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक पीके इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई थी ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें। इवेंट रात 8 बजे शुरू हुआ था और ये 1 घंटे तक चलेगा। अगर इस 1 घंटे में कोई सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स, वर्चुअल गिफ्ट्स पा लेता तो वो आज का चैंपियन बन जाता। चैंपियन को कुल 50,000 रुपये का इनाम मिलता। इवेंट की सूचना पिछले एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटी में पुश की जा रही थी, इसलिए आज बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे थे। जेनिफर भी इसी वजह से आई थी। उसके परिवार में पैसा था, लेकिन वो अभी भी 20 साल की उम्र में थी। 50,000 रुपये के इनाम का लालच उसे सहन नहीं हो रहा था। इसके अलावा जेनिफर खूबसूरत और अच्छी फिगर वाली लड़की थी। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर थी और कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। इसीलिए उसे यकीन था कि जैसे ही इवेंट शुरू होगा और वो दर्शकों को अच्छे से टीज और एंगेज करेगी, बहुत सारे लोग उसे गिफ्ट्स देंगे। इस तरह अगर वो चैंपियन न भी बने तो भी गिफ्ट से काफ़ी पैसे और पॉपुलैरिटी दोनों मिल जाएंगे। रात 8 बजे लाइव शुरू होते ही जेनिफर का प्रोग्राम रूम बहुत एक्टिव हो गया। सिर्फ कुछ मिनटों में ही किसी ने 2,000 रुपये से ज़्यादा गिफ्ट कर दिए। तुरंत एक कमेंट जेनिफर के रूम में फ्लैश हुआ। वो लखनऊ मास्टर नाम के एक व्यक्ति ने भेजा था। उसने बस हल्के से हेलो कहा, लेकिन जल्दी ही लखनऊ मास्टर ने सीधे 3 यॉट वर्चुअल गिफ्ट एक साथ भेज दिए, 3,000 रुपये। पूरा प्रोग्राम रूम उत्तेजित होकर चीयर करने लगा। क्या बकवास है? ये कौन है? इतना अमीर आदमी एक साथ 3,000 रुपये कैसे फेंक सकता है? लखनऊ मास्टर नाम तो राजा जैसा है और कदम भी राजा जैसे हैं। ये कौन है? ये लखनऊ मास्टर लगता है ओवन परिवार का युवा मालिक जोशुआ है। दाम, जैसा उम्मीद थी, ये असली टॉप रिच सेकंड जनरेशन है, एक साथ हजारों रुपये फेंक रहा है। इस वक्त जेनिफर भी हैरान थी। उसने कमेंट को काफी देर तक देखा। जब किसी ने कहा कि ये लखनऊ मास्टर असल में जोशुआ ओवन है, तो वो तुरंत मुस्कुरा दी। लखनऊ मास्टर, क्या आप सच में जोशुआ ओवन हैं? जेनिफर ने शर्माते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। जेनिफर इस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये लखनऊ मास्टर सच में जोशुआ है तो वो सच में जीत सकती है। क्योंकि जोशुआ का परिवार पूरे लखनऊ शहर में बहुत मशहूर था और ओवन परिवार लखनऊ के सबसे बड़े लग्जरी होटल अंपायर होटल का मालिक था। उसके पास अरबों रुपए की दौलत थी। जेनिफर का परिवार सिर्फ 1-2 करोड़ का था। अगर वो जोशुआ जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के को फंसा ले तो उसकी जिंदगी की चिंता खत्म हो जाएगी और उसका परिवार भी ऊपर उठ जाएगा। हाँ, मैं जोशुआ ओवन हूँ, लखनऊ मास्टर ने हल्के से जवाब दिया। लेकिन ये एक वाक्य जैसे पूरे लाइव रूम में बम फोड़ गया। चूंकि जोशुआ का परिवार लखनऊ में सबसे ताकतवर था और वो खुद लंबा चौड़ा और हैंडसम था, इसलिए जैसे ही वो लखनऊ में दिखता, हमेशा तारीफों और चापलूसी से घिरा रहता था। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लखनऊ मास्टर ने एक और कमेंट भेजा। जेनिफर ने शर्माते हुए कहा, जोशुआ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए डांस करूं? लखनऊ मास्टर ने हाँ कहा और फिर से 3 यॉट भेज दिए। पूरा ब्रॉडकास्ट रूम फिर से उत्तेजित हो गया। इवेंट शुरू हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी, लेकिन लखनऊ मास्टर ने पहले ही 5,000 रुपये खर्च कर दिए थे। जैसा उम्मीद थी, अमीर लोग सच में अलग होते हैं। ये देखकर जेनिफर का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने कई बार शुक्रिया कहा और जल्दी से बोली, जोशुआ सच में एक रियल मैन है। वो उन गरीब लोगों से हजारों गुना बेहतर हैं। जाहिर है, जेनिफर अभी भी राहुल और उसके दोस्तों की बात कर रही थी। इस वक्त वो फिर से वही पुरानी बात दोहराने लगी। लखनऊ मास्टर, आप अभी तक नहीं जानते ना। अगर उस वक्त कोई मुझे बचाने ना आता तो हम सच में नहीं जानते कि क्या होता। वो लोग हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही थे। जेनिफर मुस्कुराते हुए आगे बोली, मेरे हिसाब से कभी कभी अमीर होना जरूरी होता है, क्योंकि पैसे न सिर्फ स्टेटस दिखाते हैं, बल्कि उनकी कल्चर और सेल्फ कल्टीवेशन भी दिखाते हैं। वो गरीब लूजर तो कचरा हैं और आपसे कभी तुलना नहीं कर सकते, जोशुआ। जेनिफर ने पूरी सच्चाई छुपा ली थी और उसके मन में कोई पछतावा भी नहीं था।
उसके हिसाब से अगर राहुल और उसके दोस्त मर भी जाएं तो भी उससे कोई लेना देना नहीं। इधर राहुल के हॉस्टल रूम में चरण और देव इतने गुस्सा हो गए कि लगभग कूद पड़े। वे उस एंडी से बहुत नफरत करते थे और उसे बुरी बुरी गालियां देने लगे। सिर्फ राहुल इस वक्त शांत दिख रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा नहीं था। राहुल अच्छी तरह जानता था कि चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, कोई फायदा नहीं क्योंकि जेनिफर उसे सुन नहीं सकती। अगर वो जवाब देना चाहता था तो उसे कड़ी चोट पहुंचानी होगी। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं दूंगा। मूल रूप से मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था। क्या सोचती हो? जैसे ही जेनिफर की बात खत्म हुई, लाइव रूम में एक चमकदार कमेंट आया। क्या तुम सच में चैंपियन बनना चाहती हो? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक अनजान आईडी थी, नाम था विन सीकर। कमेंट देखते ही जेनिफर का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। पैसे कौन नहीं चाहता? जेनिफर ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, विन सीकर भाई, क्या आप सच में मदद कर सकते हैं? बहुत अच्छा, क्या आप मुझे अभी गिफ्ट करेंगे? विन सीकर ने सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। इस वक्त जेनिफर को बहुत उम्मीद हो रही थी कि विन सीकर कितने गिफ्ट्स भेजेगा। और अगर वो सीधे कह रहा है कि वो मुझे चैंपियन बनने में मदद कर सकता है, तो उसकी बैकग्राउंड जरूर मजबूत होगी। जेनिफर सोच रही थी कि चूंकि जोशुआ ने अभी बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, शायद ये विन सीकर थोड़ा जलन में है और उससे कंपटीशन करना चाहता है। लेकिन जैसे ही जेनिफर ने ये सोचा, अचानक स्क्रीन पर एक साधारण वर्चुअल गिफ्ट स्कार्फ 5 रुपये वाला दिखाई दिया। ये विन सीकर ने भेजा था। जेनिफर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वो गुस्से से बोली, विन सीकर, ये मजाक अच्छा नहीं है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मूल रूप से वो आग की तरह उत्साहित थी, लेकिन अब वो आग एक बाल्टी ठंडे पानी से बुझ गई थी। जेनिफर बहुत नाराज थी। क्यों? क्या ये बहुत कम लग रहा है? तो फिर ये लो, अगर तुम कह दो कि तुम एक गरीब लूजर हो तो। कमेंट पढ़ते ही जेनिफर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम कौन हो? तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम मूर्ख, क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि ऐसी ट्रिक में फंस जाऊंगी? जेनिफर को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। वो पहले से ही समझ चुकी थी कि ये विन सीकर जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो लगातार गालियां बकती रही। काफी देर तक गाली देने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। वो सोचने लगी, अगर असल में इस वक्त जेनिफर को शक हो गया था कि ये राहुल और उसके दोस्तों का काम है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। लेकिन ठीक उसी पल एक और कमेंट विन सीकर की तरफ से आया। सॉरी। फिर एक और कमेंट आया, तुम कचरा हो। कचरा कभी चैंपियन नहीं बन सकता। ये देखकर जेनिफर का गुस्सा फूट पड़ा। वो गाली देने ही वाली थी कि अचानक स्क्रीन के सामने एक अलर्ट पॉपअप हुआ और पूरे लाइव रूम के दर्शक हैरान रह गए। विन सीकर ने रेनड्रॉप गर्ल जेनिफर को एक रॉकेट भेजा। रॉकेट वर्चुअल गिफ्ट 10,000 रुपये का था। जल्दी ही सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर बम की तरह फटने लगे। विन सीकर ने रेनड्रॉप गर्ल को एक रॉकेट भेजा। विन सीकर ने रेनड्रॉप गर्ल को एक रॉकेट भेजा। विन सीकर ने रेनड्रॉप गर्ल को एक रॉकेट भेजा। क्या बकवास है ये क्या हो रहा है? लगभग 4 रॉकेट एक साथ, 40,000 रुपये। इतने पैसे से तो मुझे महीनों मसाज करवाने चाहिए। हाँ, अभी याद आया कि किसी ने इस अमीर आदमी को गरीब लूजर कहा था। अब देखो, उसका चेहरा सच में फट गया। टिक टिक, विन सीकर ने एक साथ 4 रॉकेट भेजे, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। लगभग हर लाइव रूम में लोग इस बात पर पागलों की तरह चर्चा कर रहे थे। आखिरकार ये लाइव प्लेटफॉर्म सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी तक सीमित था। आमतौर पर स्टूडेंट्स कुछ सैकड़ों या हजार रुपये के गिफ्ट्स ही भेजते थे। इस अमीर आदमी ने लगातार दसियों हजार रुपये के गिफ्ट्स फेंके। ये न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि रोमांचक भी था। खासकर जेनिफर के प्रोग्राम रूम में 4 रॉकेट भेजने के बाद लगभग सारे कमेंट स्क्रीन को ढकने लगे। खासकर वे लोग जो अभी तक चुप थे, अब जेनिफर पर ताने कस रहे थे। जेनिफर का चेहरा अब बहुत परेशान और थोड़ा घिन भरा हो गया था। वो न सिर्फ गुस्सा थी, बल्कि जलन भी हो रही थी। क्योंकि वो रेनड्रॉप गर्ल, जिसे विन सीकर ने अभी अभी गिफ्ट्स दिए थे, 2 मिनट पहले तक अज्ञात थी। उसके रूम में सिर्फ दर्जन भर लोग थे। लेकिन गिफ्ट्स मिलते ही उस लड़की की लाइव ब्रॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। और वो रूम पॉपुलैरिटी चार्ट के टॉप पर पहुंच गया। रेनड्रॉप गर्ल ने 40,000 रुपये के गिफ्ट से आज की लिस्ट में टॉप पर जगह बना ली। जेनिफर दूसरे नंबर पर थी और उसके गिफ्ट्स अभी 10,000 रुपये से भी कम थे। हरामी, दुनिया में इतनी सारी R&D छोटी य पे आ की मात्रा पे अ की मात्रा क्यों है? जेनिफर इतनी नाराज थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और भौहें कसकर सिकुड़ गई थी। वो बहुत गुस्सा दिख रही थी। आखिरकार ये व्यक्ति पहले उसके रूम में आया था और जेनिफर ने सोचा था कि वो फर्जी है, इसलिए उसे भगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने अनजाने में उस गंदी गायिका रेनड्रॉप गर्ल को जीतने में मदद कर दी और खुद अपना चैंपियन पद खो दिया। जलन उसके दिल में भर गई। जेनिफर इतनी नाराज थी कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। जोशुआ, क्या आप बस मुझे इस तरह अपमानित होते देखना चाहते हैं? वो विन सीकर ऐसा कमीना है। आप उसे अपना चमक छीनने नहीं दे सकते ना।
जेनिफर आंसू पोंछते हुए ऐसा बता रही थी जैसे वो बहुत दुखी हो, लेकिन सब जानते थे कि वो साफ साफ जोशुआ को इशारा कर रही है कि वो और गिफ्ट्स भेजे। आखिरकार जेनिफर को चैंपियन बनाने वाला सिर्फ जोशुआ ही था। जेनिफर की बात खत्म होते ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। किसी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अभी भी उम्मीद है, वरना जोशुआ अब मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। जेनिफर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जोशुआ ने जेनिफर को पहला मैसेज भेजा। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें आज का चैंपियन बना दूंगा। क्या कहती हो? जेनिफर ने मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसका चेहरा लाल हो गया। क्या वो खुलेआम उसे वेश्या बनने को कह रहा है? जेनिफर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और ये शर्म विंसीकर द्वारा कचरा कहे जाने से भी ज्यादा थी। मेरे साथ, जेनिफर ने शर्माते हुए सोचा, बस तुम मान लो तो आज मैं तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्वीन बना दूंगा। जोशुआ के शब्द बहुत घमंडी थे। अगर कोई दूसरी लड़की ये सुनती तो शायद उछल पड़ती। वो जोशुआ था, हैंडसम और अमीर, और अगर वो चैंपियन बन जाती तो उसे दसियों हजार रुपये भी मिल जाते। हालांकि जेनिफर को इस धोखे से चैंपियन बनना पसंद नहीं था, लेकिन उसके मन में थोड़ी झिझक थी। उसने स्क्रीन पर पड़े तानों को देखा और अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। जेनिफर के हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, मैं मानती हूँ। लेकिन उसके दिल में बहुत शर्मिंदगी थी। असल में ये सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली बात थी। वो अपने दिल से जानती थी कि खुद को वेश्या से अलग समझने का कोई मतलब नहीं है। कोई और रास्ता नहीं था। इस वक्त अगर वो जोशुआ को वादा नहीं करती तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हजारों लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाती। डील। जोशुआ ने सिर्फ 2 शब्द लिखे। थोड़ी देर बाद पूरे लाइव प्लेटफॉर्म में फिर हंगामा मच गया। बकाई मास्टर ने जेनिफर को एक रॉकेट भेजा। बकाई मास्टर ने जेनिफर को एक रॉकेट भेजा। बकाई मास्टर ने जेनिफर को एक रॉकेट भेजा। 6 रॉकेट एक साथ 60,000 रुपये के गिफ्ट्स ने पूरे रियल टाइम ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हिला दिया। क्या बकवास है। जोशुआ और विंसीकर आमने सामने हैं। हा, बहुत मजेदार है। उसने पलक झपकते ही 60,000 रुपये खर्च कर दिए। हा, विंसीकर लड़का उससे मुकाबला कैसे कर सकता है? साफ है कि विंसीकर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। हा, आखिरकार जोशुआ ज्यादा ताकतवर निकला। कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वो विंसीकर तो कचरा है। 6 रॉकेट के बाद जेनिफर के लाइव रूम में सब बहुत उत्साहित थे और हर कोई जोशुआ की चापलूसी कर रहा था। गिफ्ट लिस्ट में टॉप पर वापस आने वाली जेनिफर भी इस वक्त बहुत खुश थी। वो जोशुआ की और ज्यादा चापलूसी करने लगी। शुक्रिया मास्टर जोशुआ। जोशुआ सबसे बेहतर हैं। विंसीकर को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कचरा, तू खुद को क्या समझता है? फिर कोशिश करेगा। हा, कुछ लूजर बस ब्रेक करते हैं। जेनिफर को अब बेहतर महसूस हो रहा था। वो काफी देर तक गालियां बकती रही, लेकिन विंसीकर दोबारा नहीं दिखा, जिससे उसे और ज्यादा संतोष हुआ। उसके अलावा जोशुआ जो अपने विला में दूर बैठा था, वो भी राहत की सांस ले रहा था। जोशुआ अमीर था, लेकिन उसे हर महीने सिर्फ कुछ 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। उसने अभी 60,000 रुपये खर्च कर दिए थे और वो दिवालिया होने की कगार पर था। जब उसे पता चला कि विंसीकर काफी देर से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो जोशुआ ने आखिरकार राहत की सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार राहत मिली। अगर वो और गिफ्ट्स भेजता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। 1 घंटे में अब 10 मिनट से भी कम समय बचा था। रैंकिंग देखकर जेनिफर के गिफ्ट्स रेनड्रॉप गर्ल से 20,000 रुपये ज्यादा थे। जेनिफर बहुत खुश थी। हा, वो वे अमीर लोग कहाँ गए? अपमानित होकर चुप हो गए, वरना वो खुद को बड़ा समझते रहते। जीत करीब आते देख जेनिफर के मन में उत्साह था और वो फिर से विंसीकर का मजाक उड़ाने लगी। 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे और विंसीकर का कोई जवाब नहीं आया। जेनिफर को यकीन हो गया था कि वो जीत जाएगी। लेकिन ठीक इसी वक्त जेनिफर के प्रोग्राम रूम में एक और आकर्षक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वो विंसीकर की तरफ से था। क्या तुम सोच रही हो कि तुम आसानी से जीत जाओगी? जेनिफर ने घमंड से मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं मानती। लेकिन अगले ही सेकंड पूरे लाइव प्रोग्राम प्लेटफॉर्म में हंगामा मच गया। विंसीकर ने रेनड्रॉप गर्ल को एक रॉकेट भेजा। विंसीकर ने रेनड्रॉप गर्ल को एक रॉकेट भेजा। लगभग 1 मिनट तक पूरा लाइव प्लेटफॉर्म जैसे गिर रहा था। पूरी विंडो सिस्टम के पॉपअप अलर्ट से भर गई थी। लगभग हर कोई स्तब्ध था क्योंकि विंसीकर ने कम से कम दर्जन भर रॉकेट भेजे, कुल 1 लाख रुपये से ज्यादा। ये आदमी कितना अमीर है? शुगर डैडी, प्लीज मुझे अपनी लवर बना लो। असली अमीर आदमी तो ऐसा ही होना चाहिए। हा, नहीं पता जोशुआ तैयार है या नहीं। जेनिफर, तुम अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। अब क्या सोच रही हो? हा, चेहरे पर जोरदार थप्पड़। बेहतर होगा कि आईने में अपना चेहरा देख लो कि सूजा है या नहीं। ये जैसे एक तूफान था। जेनिफर के लाइव रूम में सब कुछ उलट पुलट हो गया। जेनिफर काफी देर से इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो स्क्रीन को घूर रही थी। वो इतनी नाराज थी कि लगभग अपने दांत तोड़ डालती। बहुत अफसोस की बात है, मैं फिर धोखा खा गई। सिर्फ 1 लाख रुपये खर्च करके।
ये तो काफी था। ये कमेंट पढ़कर जेनिफर पागल हो गई। तुम खुद को क्या समझते हो? असली आईडी छुपाने वाला का है? जेनिफर अब पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने तुरंत जोशुआ को मैसेज किया। जोशुआ, जल्दी करो, क्या तुम देख नहीं रहे कि वो घमंडी विंड सीकर क्या कर रहा है? जोशुआ ने अपना फोन देखा और उसके मन में मिले जुले भाव थे। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और इग्नोर कर दिया। वो सिर्फ 10,000 रुपये और खर्च कर सकता था, लेकिन अब अगर उसे जेनिफर को टॉप पर पहुंचाना था तो कम से कम 1 लाख रुपये और लगाने पड़ते। और शर्त ये थी कि विंड सीकर आगे नहीं बढ़ पाए। एक रात के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना जोशुआ को ये फायदे का सौदा नहीं लगा। जब जेनिफर ने देखा कि जोशुआ जवाब नहीं दे रहा तो उसने फिर रिमाइंडर भेजा, लेकिन जोशुआ ने फिर भी एक शब्द भी नहीं लिखा। इवेंट खत्म होने वाला था। जेनिफर हताश हो गई। क्या कह रहे हो? कचरा तो कचरा ही होता है। तुम चैंपियन बनने के लायक नहीं हो। बिना कुछ किए असली आईडी छुपाने वाला का है? जेनिफर अब पूरी तरह बेकाबू थी। उसने तुरंत जोशुआ को मैसेज किया और कहा, जोशुआ, जल्दी करो, क्या तुम नहीं देख रहे कि वो घमंडी विंड सीकर क्या कर रहा है? जोशुआ ने अपना फोन देखा और उसके मन में मिले जुले भाव थे। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और इग्नोर कर दिया। वो सिर्फ 10,000 रुपये और खर्च कर सकता था, लेकिन अब अगर उसे जेनिफर को टॉप पर पहुंचाना था तो कम से कम 1 लाख रुपये और लगाने पड़ते। और शर्त ये थी कि विंड सीकर आगे नहीं बढ़ पाए। एक रात के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना जोशुआ को ये फायदे का सौदा नहीं लगा। जब जेनिफर ने देखा कि जोशुआ जवाब नहीं दे रहा तो उसने फिर रिमाइंडर भेजा, लेकिन जोशुआ ने फिर भी एक शब्द भी नहीं लिखा। इवेंट खत्म होने वाला था। जेनिफर हताश हो गई।